Hello and welcome to session number 9 of Soft Skills Part 2. Now the topics covered are tips for managing workplace conflicts. पहले जैसा कि हमने स्लाइड्स में बात करी कि हम कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरह से हो सकते हैं. एज वी सेड कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल और वो हर जगह पे आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे. इट कैन अकर एनीवेयर इन योर पर्सनल लाइफ और एट वर्क प्लेस, कहीं पर भी. वो वर्कर्स के बीच में भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कस्टमर क्लाइंट्स के बीच में, कहीं भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पर्सनैलिटीज़, गोल्स, एक्सपीरियंसेस, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हों, बिलीव्स में डिफरेंस हो, तो वहाँ पर इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू मैनेज देम. तो ये कुछ टिप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जनरल टेक्निक्स हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. So first is managing conflicts. Managing conflicts means you need to develop several styles and decide which is valuable at any given point of conflict. जैसा कि हमने इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया कि कुछ डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अलग अलग स्टाइल आप अलग अलग टाइम पे अपना सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट को आप देख कर कि किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है और वहाँ पर कौन सा स्टाइल वर्क कर पाएगा, आप उसे अपना सकते हैं. यू नीड टू डेवलप सेवरल स्टाइल्स. अलग अलग स्टाइल्स के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा स्टाइल यहाँ पे वैल्यूएबल रहेगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज़ अ बेस्ट वे टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जहाँ पर आपको फोर्स करने की ज़रूरत है तो आप कोलैबोरेशन में नहीं जा सकते या कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं जा सकते. वहाँ पर आपको कोलैबोरेशन ही करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा जहाँ सिचुएशन डिमांड करती है उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो वहाँ पे वैल्यूएबल रहेगा. इस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं. सो दीज आर सम टिप्स फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स बिफोर कॉन्फ्लिक्ट अकर्स. आप अपने आसपास में कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप गुड इंटरपर्सनल अपने रिलेशनशिप बना सकें. तो गुड रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने चाहे क्लाइंट्स हों या कलीग्स, कोई भी आपके बॉस हैं, पीयर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स, किसी के साथ भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए. इससे पहले कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो या अकर हो, आप पहले ही गुड रिलेशनशिप रखिए ताकि इस टाइप की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है आप उनको ईजिली अवॉइड कर सकें और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को जगह ही ना मिल पाए अराइज होने के लिए. डू नॉट लेट स्मॉल प्रॉब्लम्स एस्केलेट. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एस्केलेट होने के लिए जो है स्मॉल प्रॉब्लम्स को जगह ही ना दें कि वो इस तरीके से एस्केलेट हो सके. डील विद देम एज दे अराइज. और जिस तरीके से वो अराइज हुई हैं उस तरीके से ही आपको डील करना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग स्टाइल्स इसीलिए ही है ताकि आप जहाँ पे जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है उसे उस तरीके से सॉल्व कर सकें. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट डिफरेंसेस. आपको डिफरेंसेस समझने चाहिए. दोनों पार्टीज को एक जगह पे स्केड्यूल करके मीटिंग, दोनों को न्यूट्रल लोकेशन में, सो दैट नीदर पार्टी हैज़ अ टेरिटोरियल एडवांटेज. कोई भी पार्टी ऐसे फील ना करे कि मुझे एडवांटेज मिल रहा है किसी चीज़ का. आप दोनों को फेस टू फेस बिठाकर आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और उनके डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करिए. ये नहीं कि आप किसी एक को प्रेजुडिस या बायस देकर एक को ज़्यादा सुपीरियर फीलिंग दे रहे हैं. और लाइक दोनों को ही बात सुनने के बाद आप उनके डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जहाँ पर बात वैल्यूज़ और बिलीफ कल्चर की आ जाती है तो वहाँ पे हमें डिसीजन लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डीपली रूटेड इश्यूज होते हैं जिन पे हमें दोनों की डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट इज लिसन टू अदर्स पर्सपेक्टिव्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. दूसरों का भी जो पर्सपेक्टिव है उसे सुनना बहुत ज़रूरी है. तो एक्टिव लिसनिंग होनी बहुत ज़रूरी है. एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टू साइड्स. ऑब्वियसली तभी वो कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ है क्योंकि दो ऑपोजिशंस हैं एंड ईच पर्सन फर्वेंटली बिलीव्स हिज और हर्स इज द एक्यूरेट और राइट साइड. हर एक इंसान को यही लगेगा कि मैं सही हूँ, मैं एक्यूरेट हूँ. बोथ पीपल वॉन्ट टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड. बिफोर अ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व, बोथ पार्टीज मस्ट बी एबल to separate what happened from what they feel about it. So उन सब चीज़ों को सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड पैराफ्रेजिंग हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो आप सुनकर उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअली पैराफ्रेज करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी वैल्यूएबल इन दिस एफर्ट. नेक्स्ट इज एक्नॉलेजिंग फीलिंग्स बिफोर फोकसिंग ऑन फैक्ट्स. आप उनकी फीलिंग्स को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. सिर्फ फैक्ट्स सोच कर कि ये फैक्ट है, ये उस पर फोकस करते हो आप उनकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीलिंग्स को भी जगह देनी बहुत ज़रूरी होती है. तो उस सब चीज़ों को भी आप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हैं. यू शुड फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड नॉट द पर्सन. बट ये ध्यान रखें कि आप प्रॉब्लम पे ध्यान दें,
ना ही लोगों पर। फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स नॉट चेंजिंग पीपल। लोगों को चेंज करना नहीं है हमें, क्योंकि हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड नॉट द person. Laying the blame delays resolution. Parties must respect themselves and each other. ये चीज़ ज़रूर अंदर आनी चाहिए कि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उस इंसान को ही चेंज करना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इफ़ यू कांट रिजॉल्व द प्रॉब्लम, टर्न टू समवन हु कैन हेल्प। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं ताकि आप सही तरीके से सोल्यूशन को फॉर्मलाइज कर सकें। ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस का भी आप हेल्प ले सकते हैं इस केस में, लाइक विन विन अपॉर्चुनिटीज। नेगोशिएशन कर सकते हैं ताकि दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात को ओपन तरीके से बता सकें, और फिर नेगोशिएशन के थ्रू आप विन विन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। रिमेंबर टू अडैप्ट योर स्टाइल टू द सिचुएशन एंड द पर्सन इन्वॉल्व। तो आप ये भी याद रखें कि आपको क्या सिचुएशन है और पर्सन कौन से इन्वॉल्व हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टाइल, जो हमने 4 स्टाइल डिस्कस करे, वो अडैप्ट करने पड़ेंगे। तो बिफोर फॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन आपको ये सब चीज़ों को मैनेज करके रखना पड़ेगा, तभी आप कॉन्फ्लिक्ट को ठीक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। पुटिंग द सोल्यूशन ऑन पेपर अलाउज बोथ पार्टीज द अपॉर्चुनिटी टू सी एज वेल एज हेयर इट एंड मिनिमाइज द लाइकलीहुड दैट दे विल लेटर डिसएग्री ऑन द सोल्यूशन। तो आप इसका एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि आप उनके दोनों के पॉइंट्स जो वो कह रहे हैं उनको एक जगह पर सोल्यूशन लिखवा कर पुट और उसके बाद उनका सोल्यूशन दे सकते हैं, ताकि बाद में कोई भी पार्टी ये ना कहे कि हमारा कोई पॉइंट रह गया था, डिसएग्री ना करे सोल्यूशन को लेकर। एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन एंड सेट अ डेट फॉर फॉलो अप। इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ देर आर सम टिप्स टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि मैं आपको बात कर रही थी कि इन टिप्स को अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी तरीके से गलत रिजॉल्व ना करें या गलत मैनेजमेंट स्टाइल ना अपना लें और वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि अगर हम उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, तो वो और भी एक प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बड़ा इशू बन जाता है। लॉन्गर प्रॉब्लम गोज अनअटेंडेड द ग्रेटर द चांसेस इट विल एस्केलेट इनटू अ मेजर इशू। तो हमें हमेशा इमोशंस को उसमें जगह नहीं देनी है, बल्कि ये सोचते हुए कि कौन सा ये इम्पॉर्टेंट मैटर जो है हम इसको किस तरीके से बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि रिलेशनशिप भी ख़राब ना हो, कम्युनिकेशन भी ख़राब ना हो और वो प्रॉब्लम भी ईजी वे में सॉल्व हो जाए। One person in a conflict must initiate resolution, although some perceive the person who takes the first step as the weaker party. Other believes he or she is the stronger. In the workplace, the latter is more likely to be true. तो इस तरीके से आप एक पर्सन अगर स्टार्ट करते हैं तो दूसरे वाले को ये ना लगे कि वो मुझसे हायर पोजीशन पे है। तो आप दोनों को ही इमोशंस को पहले कंट्रोल में लेकर आए। काम होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले ब्रीथ एंड रिलैक्स, गेट इनटू एन एम्पावरिंग स्टेट। एक ऐसी स्टेट में लाएं कि दोनों के इमोशंस अंडर कंट्रोल हों। प्लेस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अबव पर्सनल गोल्स। उनके पर्सनल गोल्स पे इतना ज़्यादा हमने स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि हम तो वही देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं। आप पहले ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना सोल्यूशन दे पाएंगे। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। इंडिकेट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड वाई, एंड इन्वेस्टिगेट एंड एक्नॉलेज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर एंड वाई। बट उससे पहले आपको ब्रीद एंड रिलैक्स, बी काम फॉर दैट, ताकि दोनों ही पार्टीज जो है वो अपनी बात ठीक से सिंसियरिटी से बता सकें। और आपको यहाँ पर इन्विटेशन देना है रादर देन अ डायरेक्टिव। टेलिंग द अदर पर्सन यू मस्ट मीट विल क्रिएट मोर टेंशन। एंड देन यू कैन, जैसे कि हमने बोला कि आप पेपर पे ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, पुटिंग द सोल्यूशन ऑन पेपर। इट अलाउज अपॉर्चुनिटीज़ टू बोथ पार्टीज़ कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और बाद में किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट ना हो। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी प्लान एंड यू कैन राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वर्सेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट इज ऑलवेज ऑफर कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ चॉइसेस। आप हमेशा कमांड्स जो हैं वो चॉइसेस के वे में दें। जैसा कि मैंने बोला कि व्हेन यू अप्रोच द अदर पर्सन, डू सो विद सिंसियरिटी। आपको इशू करना है एक इन्विटेशन रादर देन अ डायरेक्टिव, क्योंकि अगर आप इस तरीके से उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं और डायरेक्टिव दे रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझ पर फोर्सिंग वे में, ये ज़बरदस्ती मुझसे ये कराया जा रहा है। आप अगर उन्हें कुछ कमांड भी दे रहे हैं तो आप उन्हें चॉइस दे सकते हैं कि या तो आप लेट तक काम करिए या आप अपनी सैलरी बढ़वाइए। मतलब कि 2 चॉइस के वे में आप उनको अपनी कमांड ऑफर कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज चंकिंग द टॉपिक हेल्प डीबंक द कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप उस टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे वेज में चंक कर लेते हैं तो इजीली आप उस कॉन्फ्लिक्ट से डीबंक कर पाएंगे। यू कैन टेक अ ब्रेक, ताकि दोनों ही अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल में ला सकें और दोनों ही रिलैक्स फील करें, क्योंकि सबसे पहले काम और रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो इश्यूज हैं वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और उनके दोनों के सल्यूशंस अगर आप देना चाहते हैं तो उससे पहले उनको एक पेपर में नोट करने से पहले उन्हें एक रिलैक्स वे में थोड़ी देर के लिए शांत बिठाइए, ब्रेक दीजिए, टेक अ ब्रेक, सो दैट उसके बाद वो अपने सॉल्यूशंस या जो भी वो कहना चाहते हैं ओपनली मीटिंग में अपनी बात कह सकें, और यू कैन कम अप विद द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दैट। स्पीक लेस लिसन मोर, थोड़ा सा बोलना भी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि लेकिन थोड़ा कम बोलिए, क्योंकि सुनना ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है आप बोलिए भी, बट सुनना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी बात कहना चाहेंगी, और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ही इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों पार्टीज़ अलग अलग तरीके से सोचती हैं और हर कोई अपने आप को सही सोचता है। तो आपको दोनों को सुनना ज़रूरी है, और वो भी ठीक तरीके से। और बिफोर अ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व, बोथ पार्टीज मस्ट बी एबल टू सेपरेट व्हाट हैपेंड फ्रॉम व्हाट दे फील अबाउट इट। नो इंटरप्शंस टिल आई कंप्लीट। और उसके बाद अब आप एक बारी एक्टिव लिसनिंग कर ली है आपने, उसके बाद आप उन्हें बोल सकते हैं कि जब तक अब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आप उन्हें अपना एक पॉसिबल सोल्यूशन देने वाले हैं, आप उनके सारे पॉइंट्स नोट करने के बाद कि क्या क्या उनके में प्रॉब्लम्स रही या क्या कहाँ पे डिसएग्रीमेंट आया, कहाँ पे ऑपोजिशन रहा, वो सब जानने के बाद, दोनों पार्टीज़ को पूरे अच्छे से सुनने के बाद आप उन्हें बोल सकते हैं कि नाउ देयर शुड बी नो इंटरप्शंस, जो मैं अपना सोल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि यू विल कम अप विद द पॉसिबल सोल्यूशंस यू कैन डू, ताकि पोजीशन जो है, सिचुएशंस जो है वो और ज़्यादा वर्सन ना हो जाए। तो ये उन्हें पहले ही बता देना चाहिए, देयर शुड बी नो इंटरप्शंस टिल आई कंप्लीट, ताकि फिर से किसी तरीके का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो, वायलेंट वे में कोई बिहेवियर ना हो जाए। एंड नाउ बी अ लिटिल स्पिरिचुअल, जैसा कि मैंने बोला कि एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। कोई भी गलती है कोई बात नहीं, बट उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर गलती से अगर हम सीख जाते हैं, उसे अगर हम एक गलती को अपनी एक लर्निंग एक्सपीरियंस मान के चलते हैं कि ठीक है हम आगे से इस चीज़ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ताकि आगे से उस चीज़ को आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस लेकर आगे से वो चीज़ ना होने दें। एक्सेप्ट दैट मिस्टेक्स हैपन व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, क्योंकि कुछ भी नया कर रहे हैं, कुछ भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, तो फेलियर तो आएगा ही आएगा। तो उस चीज़ को सीखें, लर्न टू हैंडल फेलियर, क्योंकि कुछ नया कर रहे हैं तो ये सब तो आएगा ही आएगा। इनफैक्ट इफ़ यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ ट्रीटिंग मिस्टेक्स एज लर्निंग एक्सपीरियंस, यू कैन ऑलमोस्ट स्टार्ट टू सी देम इन अ पॉजिटिव लाइट। तो आप उनको एक पॉजिटिविटी में देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी हो जाएगा। आफ्टर ऑल देयर इज़ अ लॉट टू बी सेड फॉर द सेइंग, इफ इट डजंट किल यू इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। नाउ दीज आर द टिप्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके से आप अपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हैं आप मैनेज कर सकते हैं, बट उसका नज़रिया ठीक होना चाहिए, स्टाइल सही होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये स्किल्स भी आपको ज़रूर आप पोजेस करने चाहिए। हमें हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स भी ज़रूर होने चाहिए इफ़ वी वॉन्ट आवर टीम टू वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे। So do it yourself. What are the various types of conflicts? Explain the conflict management skills. Thank you.